हमारा जो आज टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें आप सीक्वेंसली जो चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है ना, हेडिंग, हम उन हेडिंग्स में इनको डिटेल करेंगे और हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस है। सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कॉमन चीज आती है मॉलिक्यूल की स्टडी करना। सर कौन कौन से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे? तो सर हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे सर डीएनए के बारे में, और सर आरएनए के बारे में, और सर प्रोटीन के बारे में। हम इन तीन मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे कैसे इन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, या कैसे ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, या कैसे कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बनाने से लेके बनने तक, और अपने एक्शन के लिए भी। तो हम सीक्वेंसली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पहली हेडिंग है 6.1 जो है द डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, जिसके बारे में हम डिटेल करेंगे, पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में डिटेल करेंगे। फिर आरएनए की डिटेल करेंगे। सर हमने डीएनए पढ़ लिया, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने डीएनए पढ़ेंगे। फिर सर हम आरएनए की स्टडी करना शुरू कर देंगे, आरएनए कैसे होगा, आरएनए। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से डीएनए बनना। सर ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सर डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक कोड, हर एक चीज के लिए डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। वो अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं, तीन तीन अमीनो एसिड मिलके एक चीज को कोड करते हैं, कोई किसी एंजाइम की एक्टिविटी या डिफरेंट टाइप के फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, यानी आरएनए से, यहाँ आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज ए ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज ए रेप्लिकेशन। वी डिटेल हियर जस्ट अब आफ्टर सम टाइम। फिर यहाँ पर लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एंड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हर एक चीज से नीट में क्वेश्चन है आपका, हर एक टॉपिक जो है आप जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में है। दैट्स वाई हमें इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी से बहुत कम पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें हैं वही आपके नीट का क्वेश्चन है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। सर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहाँ से होगी? सर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है हमारे जो नीट के लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। मान लो तो आपने 10 साल के क्वेश्चन करे एक्स्ट्रा जो नीट के हैं, तो आपने 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सर मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो नीट में आए हुए हैं, या पीएमटी कभी हुआ करता था सर उसमें आए हुए हैं। हो गया बेटा। मैंने किसी और एम्स का पेपर उठा लिया, कभी एम्स हुआ करता था तो एम्स में भी इस टॉपिक से, एम्स का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था किसी टाइम पे ये, मतलब 12th में ये वाला टॉपिक, इवोल्यूशन। आगे जाके हम कुछ पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक जो एनिमल हस्बेंड्री उस टाइप का, तो उन वो सब एम्स के फेवरेट टॉपिक थे। नाउ वी स्टार्ट दी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मोलिक्यूल का ट्रांसफर होना, किसी मोलिक्यूल का ट्रांसफर होना, वो इनहेरिटेंस को शो करता है। सर इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में अपीयर होना। सर पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में अपीयर होने का मतलब क्या हुआ? पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजेनी में अपीयर होने का बेटा सिंपल मतलब ये होता है कि पेरेंट जो है उसके उसका जो डीएनए है वो उसके बेटे में मिलेगा सेम का सेम, 99 पॉइंट नहीं 100% सेम मिलता है। आपका मेरा 99.9% सेम है, लेकिन सर मेरा और मेरे फादर का 100% सेम मिलेगा, मेरा और मेरी मदर का 100% सेम मिलेगा, एज सेम एज यू इन योर फैमिली। आपके भी साथ यही होगा। सर इस चैप्टर में हमें कुछ डिटेल करनी है। डिटेल के लिए सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें जो इसमें बोल रहा है। हमने पहले वाले चैप्टर में, इन द प्रीवियस चैप्टर, यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसा होता है? जैसे आपने पढ़ा टॉल टॉल इज क्रॉस विद, मान लो किसी के फादर एकदम प्योर टॉल है, लंबी हाइट के हैं, उसकी मदर जो है वो प्योर टॉल नहीं है, सॉरी वो ड्वार्फ है। तो सर उनके जो बच्चे होंगे उनकी पॉसिबिलिटी सर ये होती है कि जो पहली जनरेशन के बच्चे पैदा होंगे, उनके पहली जनरेशन के जो बच्चे पैदा हुए सर सारे के सारे टॉल थे, लेकिन सर हाइब्रिड वाले टॉल थे। लेकिन सर जब इनकी दूसरी पीढ़ी आएगी, सर दूसरी पीढ़ी जब इनकी आएगी, तो दूसरी पीढ़ी आएगी तो इसने शादी करी अपने ही किसी जैसे से। तो सर इनकी दूसरी पीढ़ी आई तो उस कंडीशन में देखा गया इनके अलग अलग टाइप के बच्चे पैदा हुए। सर 4 बच्चे पैदा हुए, सर कैपिटल टी टी, सर कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। सर ये एक बच्चा पैदा हुआ इस टाइप का, सर ये 2 बच्चे पैदा हुए, सर ये एक टाइप का ये बच्चा पैदा हुआ। सर हमने ये सब चीज जानी है, हमने ये चीज जानी है बेसिकली कि ये F1 जनरेशन है और सर ये F2 जनरेशन है।
F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे पैदा हुए, लाइक आपके जो दादा हैं और आपकी जो दादी है वो प्योर हाइब्रिड है, मान लो दादी भी प्योर टॉल और दादा भी प्योर टॉल, सपोज अगर दोनों की भी प्रॉपर हाई है, या फिर दादा के हाइट कंपैरिजन में दादी की हाइट अगर प्रॉपर है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप एज्यूम कर सकते हो कि आपके जो पापा और आपके पापा के जो भाई भाई होंगे एकदम सही हाइट में मिलेंगे। अगर वो प्रॉपर हाइट में हैं, भाई बहन सब एकदम टॉल एकदम सही हाइट में है, लेकिन उन आपकी जो मदर है उनकी हाइट प्रॉपर नहीं है, वो आपके पापा के कंधे से नीचे आती हैं, कंधे तक आती हैं, तो वो ड्वार्फ टाइप से कह सकते हैं, ड्वार्फ नहीं बोलेंगे बट कंपैरिजन में रिसेसिव है आपके फादर से। सर जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे सर, जो आप भी जितने भी भाई बहन यानी F2 जनरेशन जो आप सब पैदा हुए, तो आप देखोगे कि आप में से एक भाई बहन बहुत अच्छे से टॉल मिलेगा, एक थोड़ा ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा मिलेगा, कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे घर में वो ज्यादा छोटे ही दिखेंगे। बट ये डिपेंड भी कर सकता है, वेरिएशन डिपेंड और इन्वायरमेंटल फैक्टर। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स में इन्वायरमेंट जो होता है जीन को हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस कर देता है सर, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए, कि एक बंदा फॉरेस्टर है, जंगल में रहता है, तो अपनी वाइफ के साथ जो उसकी मीटिंग होती है कभी भी, वो सर कभी कभी होती है, लेकिन पूरा टाइम मैक्सी टाइम उसका जंगल में बीतता है। अब सर वो एक इन्वायरमेंट अपनी फैमिली से बाहर एक अलग इन्वायरमेंट में रह रहा है, एट दैट टाइम हम ऐसा बोलते हैं कि उनके जितने भी बच्चे पैदा होंगे, ऐसा मैंने कई केस देखे हैं, अगर उनके 4 भाई बहन है, 4 भाई बहनों की शक्लें अलग अलग होंगी, एक की भी शक्ल नहीं मैच करेगी। आप नहीं कह सकते कि ये इसके बाप पे मिलता है, ये भाई बहन आपस में मिलते हैं इनकी शक्ल, नहीं। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों की शक्ल अलग अलग दुनिया से मिलेगी, अलग अलग दुनिया मतलब अलग अलग मिलेगी, एक जैसी किसी की नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है कि ये मेंटल टाइम पे, द नेचर ऑफ द दोज फैक्टर, फैक्टर एक्चुअली जीन है, रेगुलेट द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, उस टाइम पे क्लियर नहीं था कि भाई क्या चीज ऐसी थी जो इनहेरिटेंस हुई, कौन सी ऐसी चीज है जो रेगुलेट कर रही है। सर ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, 100 साल बाद ऐसा देखा गया कि द नेचर ऑफ पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल, कुछ उन्होंने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर स्टडी करी, इन्वेस्टिगेटिव की, कुछ कल्मिनेटिंग किया, इकट्ठा किया, और उनको रियलाइजेशन दैट डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। काफी टाइम बाद लोगों ने देखो, इवोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तब उस टाइम पे बताया जाता है, इनिशियल टाइम पे जो कुछ साइंटिस्ट थे वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे, बाद में कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने आरएनए को मानने लगे, और फाइनली फिर उनको पता चला नहीं भाई कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो डीएनए जैसा हो, यही सबसे सर्वोत्तम टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसी को ही बोला गया साइंटिस्टों ने कि यही जेनेटिक मटेरियल है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैरा। सर इस पैरे में कुछ बेसिक चीजें बोला गया है कि डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहली चीज बेटा गॉट इट, वर्ड को ध्यान रखें। सर पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं। सर एक डीएनए होता है और एक सर आरएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर इसमें बोला गया दे आर फाउंड इन ए लिविंग सिस्टम, सर लिविंग सिस्टम जितनी भी जिंदा चीजें उनमें मिलेगा। ऐसा बोला गया द डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए ज्यादातर लोगों का जेनेटिक मटेरियल है जितने भी एनिमल इस धरती पे, बट ऐसा बोला गया कि जो वायरसेस हैं, आरएनए दो इट इज आल्सो एक्स जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सर कुछ वायरसेस में मोस्टली फंक्शन इसका अलग अलग होता है। सर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सर मैसेंजर आरएनए को बेटा ऐसे लिखते हैं एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है आरएनए हैज ए एडिशनल रोल एज वेल। आरएनए के बहुत सारे काम होते हैं सर, वो जेनेटिक मटेरियल भी है वायरस के अंदर, सर उसके अलावा उसके आरएनए के और भी काम है। सर ये मैसेंजर एम आरएनए भी होता है, मैसेंजर आरएनए मतलब क्या, मैसेज लेके जा रहा है, मैसेज लेके जा रहा है। सर मैसेंजर का मतलब है मैसेज लेके जाना, जैसे फेसबुक का एक ऐप है जिसका नाम है मैसेंजर, तो वो क्या है, मैसेज लेके जा रहा है सर। इट फंक्शन एज ए अडेप्टर, सर ये अडेप्टर की तरह वर्क करता है। कौन कर रहा है सर, आरएनए, आरएनए अडेप्टर की तरह एक्ट करता है। अडेप्टर मतलब क्या, आपने कभी देखा होगा जो हमारा चार्जर होता है, चार्जर को जो एक छोटा सा बॉक्स होता है, अब इसमें बोला गया आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि डीएनए
एक जेनेटिक सॉरी आरएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह तो वर्क करता है, उसके अलावा वो बहुत सारे काम भी करता है। सर कौन कौन से काम है? पहला बोला गया है कि इट इज एक्ट एज ए एमआरएनए, मैसेंजर की तरह। मैसेंजर मतलब ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम भी करता है। कौन सर? आरएनए। सर इसका काम एक दूसरा लिखा है, इट इज अ फंक्शन एज अडेप्टर। अडेप्टर मतलब समझते हो ना, अडेप्टर क्या बोलते हैं? चार्जर वाला जो होता है अडेप्टर। वो अडेप्टर क्या करता है? वो अडेप्टर ये करता है सर, प्लग से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को ले लेगा, उसको सर चेक करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर से पास होनी चाहिए जो उस फोन को जरूरत है। कभी आप गेम खेलते हो तो गेम में भी सुना होगा कि सर एक अडेप्टर होता है, वो अडेप्टर के बगैर है ना गेम नहीं खेली जा सकती। सर अडेप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अडेप्टर क्या होता है? अडेप्टर वो एक पार्ट है जो किसी चीज को स्टार्ट करता है, स्टार्टर स्टार्टर की तरह वर्क करता है कि भाई ये चीज होगा तो वो किसी चीज को इनिशिएट करेगा। जैसे आपका फोन का चार्जर, वो जो मोटा सा चार्जर होता है वो चार्जर एक सर अडेप्टर ही होता है। अडेप्टर एक आपका आरएनए है। जैसे आरएनए एक फंक्शन तभी रोल प्ले करेगा, मतलब आरएनए से कोई भी चीज बननी होगी आगे, वो तभी होगी जब अडेप्टर प्रेजेंट होगा। लेकिन सर अगर अडेप्टर नहीं हुआ, यानी अगर अडेप्टर आरएनए आरएनए अगर अडेप्टर की तरह एक्ट नहीं करा तो सर आगे की जो भी चीज सिंथेसाइज करनी है वो नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, इट इज एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल आरएनए। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा लैक ऑफ रेन, तो वहां पे बताया जाएगा कुछ स्ट्रक्चरल आरएनए पाए जाते हैं, लाइक ऐसे जया, जेड वाई ए जया पढ़ते हैं इसको याद रखने के लिए कि स्ट्रक्चरल आरएनए 3 होते हैं सर। सर जेड वाई ए जया नाम है इसका। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, इन सम केसेस इट इज एक्ट एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो केमिकल रिएक्शन में, यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, लाइक एज ए राइबोजाइम, एक एंजाइम है। जब 11th क्लास को बायोमोलिक्यूल पढ़ाया जाएगा, देन यू अटेंड द क्लास एंड यू लर्न वेयर दैट हाउ टू वी नो अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। ओके, इट्स माय सजेशन फॉर यू। ये बोल भी रहा आगे कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड and the way that the monomer unit of the linked to form a nucleic acid polymer. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, replication, the process of making RNA from DNA, transcription. हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक कहानी लिख रहा हूं यहाँ पर, समझें उसको। सर होता क्या है? सर दिस इज द डीएनए। सर इफ आई वांट टू मेक अ डीएनए, सर दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेप्लिकेशन। अगर मेरे को डीएनए से डीएनए बनाना है, सर इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। याद रखें बेटा, डीएनए से डीएनए बनाना उसको रेप्लिकेट बोलो। रेप्लिकेट मतलब होता है कॉपी, एक से दूसरी अपोजिट कॉपी बनाना। तो रेप्लिकेट कैसे होगा सर? हम बोलते हैं जब एक को 2 टुकड़ों में चीर देंगे तो उसी को ही रेप्लिकेशन बोलते हैं एक्चुअली, मतलब एक से दूसरी बनना, वही रेप्लिकेशन है। सर डीएनए से फिर बनता है सर आरएनए। सर दिस प्रोसेस इज नोन एज ए ट्रांसक्रिप्शन एंड लास्ट वन, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। द प्रोटीन फॉर्मेशन इज नोन एज ए ट्रांसलेशन। सर बाद में भी होता है, ये प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन इस इवेंट का नाम हम यहाँ पर कोई डिटेल नहीं करते, ना हमें जरूरत है। बस आपको याद रखना है कि बाद में प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं आपको आरएनए पढ़ाऊंगा वहां पे समझाऊंगा मैं आपको। तो एक्चुअली ये इवेंट होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, जो भी सारी कहानी लिखी है वो यहाँ पर ये वाली लिखी हुई है, इन्होंने ये वाला वर्ड यूज किया है, ये सारी लाइनों में यही है। नेक्स्ट लिखा है द डिटर्मिनेशन। यहां पर लिखा है हमें कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। एक बेटा ध्यान दें, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान दें। अगेन डीएनए बनता है बेटा, एक्चुअली मैं एक वर्ड पढ़ा रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा रहा हूं मैं। हम फिलहाल न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड बेटा, टाइड अलग होता है, साइड अलग होता है। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। सर ये है न्यूक्लियोटाइड की मेन कंपोजिशन। ये बेटा 4 है, प्लीज माइंड इट, इट इज अ 4, हम क्लास में पढ़ चुके हैं।
If anyone is asked about that, what is the nucleotide? TIDE, सर इसको बोलते हैं जो सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये तीनों जब प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर सर किसी कंपाउंड के अंदर अगर सर फॉस्फेट नहीं पाया जाएगा, नाउ दिस इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड। नाउ दिस इज नोन एज ए न्यूक्लियोसाइड, माइंड इट sir, this is the side. Side is that in which there is a no any kind of phosphate molecule is present. This is known as a phosphate molecule is not present, is known as a nucleoside. sir side, सर टाइड जो है उसमें फॉस्फेट पाया जाएगा। तो बार बार में जहां जहां न्यूक्लियोटाइड आ रहा है तो बेटा दिमाग में आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कि सर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू होता है न्यूक्लिक सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इन अ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल टॉपिक आप इसको पढ़ें अच्छे से। मैं आज आपको हो सका तो एक लिंक शेयर करूंगा, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा जो डीएनए के बारे में बताया गया है, देन यू गॉट इट इन दैट वीडियो। सर इसमें लिखा हुआ है कि इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस एंड इट्स कंसीक्वेंस वी विल बी डिस्कस्ड। हम ये पढ़ेंगे बेटा कि हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके बारे में और कुछ ह्यूमन जीनोम के बारे में डिटेल करेंगे। ये जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम नेक्स्ट पेरे में पढ़ने ही वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा पेरा, द डीएनए। वी स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द डीएनए। पूरा चैप्टर डीएनए की ही बात है बेटा। हमें पता है कि if anyone is asked about that what will be transfer in you from your parent, then what you said, sir the DNA। डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे पेरेंट से हमें ट्रांसफर हुआ। इज दैट द आरएनए, इज दैट द प्रोटीन? नो सर, ओनली डीएनए विल बी ट्रांसफर। सर आरएनए ट्रांसफर होगा? नहीं बेटा, जेनेटिक मटेरियल तो सिर्फ डीएनए मोस्टली ट्रांसफर होता है, आरएनए होता है बट आरएनए तो है ही नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल हमारा एक्चुअली है नहीं। जेनेटिक मटेरियल वो वायरसेस का है, तो वायरसेस में ट्रांसफर होगा। हमारे अंदर क्या ट्रांसफर होता है, यानी जब मैंने आपको बताया था स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो आई थिंक आपको याद होगा कि जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म अपनी चीजें हर चीज को त्याग देता है। सर वो आरएनए के अमाउंट को कम कर देता है, सर वो प्रोटीन के अमाउंट को कम कर देता है, सर वो साइटोप्लाज्म के अमाउंट को कम कर देता है, सर वो न्यूक्लियस को कम कर देता है, सर न्यूक्लियोप्लाज्म को कम कर देता है, सर वो राइबोसोम को भी कम कर देता है, खत्म कर देता है अपने साल से। सर स्पर्म ये चाहता है कि सिर्फ वो जेनेटिक मटेरियल लेके भागे, जेनेटिक मटेरियल लेके भागे, और जेनेटिक मटेरियल लेके इतनी दूर भागे कि वो ओवम के पास पहुंचे और बोले ले भाई मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ मील, नाउ यू स्टार्ट टू फ्यूजन इट। जैसे ही उसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, मेल का ओवम का न्यूक्लियस और फीमेल का ओवल का न्यूक्लियस जैसे ही फ्यूज करेगा, देन उस न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या था? सर वो हमारा डीएनए था। हम पढ़ेंगे इस चीज को और डिटेल से। सर डीएनए क्या है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, द इंपॉर्टेंट थिंग। डीएनए क्या है? डीएनए डीएनए डीएनए, सर डीएनए डीएनए जब जुड़ा रहेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ इट। सर इसका पॉलीमर है। जब डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत लंबा होता है, आपको पता है एक जो छोटी सी सेल होती है उस सेल का साइज भी बहुत छोटा होता है। उस सेल के साइज के अंदर, है ना, एक ह्यूमन सेल का जो साइज होता है, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं आ रहा, बट जस्ट आई चेक इट एंड टेल यू अबाउट इट। तो हमारा जो सेल का साइज होता है अप्रोक्सीमेट, हाँ, ह्यूमन की जो सेल का साइज होता है वो बेटा होता है अप्रोक्सीमेट 10 से 20 माइक्रोमीटर। सर अगर वो 10 से 20 माइक्रोमीटर अगर हमारा सेल का साइज होता है, देखो माइक्रोमीटर सर बोला गया 10 से 20 माइक्रोमीटर, यानी 10 की पावर -6। सर इसके अंदर 2 मीटर का हमारा डीएनए पाया जा रहा है। सर मीटर, मीटर बहुत बड़ी यूनिट है माइक्रो से। इतना बड़ा जेनेटिक मटेरियल हमारे एक छोटी सी सेल में पाया जा रहा है, और हर एक सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल का एक मतलब पाया गया है, जेनेटिक मटेरियल है हमारा। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये हम आगे पढ़ेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे एक टॉपिक। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेटा एक समझते हैं इसको हल्का सा। सर हमारा जेनेटिक मटेरियल को सिर्फ हेलिकल फॉर्म में होता है। ये हेलिकल फॉर्म में यहां पर हमारे कुछ नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं बेटा,
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये जुड़े होते हैं बेटा आपस में। लाइक मैं इसका एक टुकड़े को इसको कट करके या साइड में दिखाना चाहूंगा तो मैंने ऐसे दिखाया बेटा, ये एक स्टैंड है, इसकी दूसरी स्टैंड है। यहाँ पर अगर एडेनिन है तो यहाँ अपोजिट में थाइमिन अटैच्ड होगा। सर अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ